जी, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ऑडिट। और इससे पहले हमने बात की थी आपके एम्प्लॉई सेफ्टी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट को जो है वो सिक्योर करती हैं, ताकि उनकी जान की जो है वो हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आज हम बात करेंगे ऑडिट। और ये जो ऑडिट है ये बेसिकली आपका जो ऑडिट की जो एक डेफिनेशन आपके पास है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये ऑडिट बेसिकली रिलेटेड है आपके हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो वो जो ऑडिट आप करेंगे वो बेसिकली उसका जो लेआउट है या वे आउट है वो कुछ इस तरह से है कि ऑडिटिंग में आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसको वैल्यूएशन करनी है। और उस वैल्यूएशन को जो है वो आप किस तरह से करेंगे कि आपके पास ऑडिट एविडेंसेस होंगे, और वो एविडेंसेस किसी ना किसी क्राइटेरिया पे बेस कर रहे होंगे, और उसकी जो आउटपुट है दैट वुड बी या तो वो ओके होगी या फिर वो नॉट ओके होगी। इन केस कि वो ओके है तो फिर ये मतलब कि आपकी चीज़ें कन्फर्म्स हैं, आपने जो प्लान किया हुआ था आप वैसे ही जो है वो कर रहे हैं। और अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं आई तो दैट मीन्स कि फिर वो नॉन कन्फॉर्मेंस है, कि आपने लिखा कुछ है और आप कर कुछ रहे हैं। तो वो जो बेसिकली जो आपका ऑडिट है वो बेसिकली आपको यही बताता है कि आपने किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। अब बेसिकली इस ऑडिट की हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली HSE ऑडिट। ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का जो ऑडिट है वो एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हवाई चीज़ है आप गए हैं जाके चेक किया और वापस आ गए हैं। यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आप उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वो लाजमी रखेंगे, सो दैट कि चीज़ें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उसके साथ जो है वो कंप्लायंस कर रही हों। HSE ऑडिट की डेफिनेशन वो लिख रहा है इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी perspective in order to determine whether it is meeting its HSE aims and objective। तो बेसिकली आपका जो HSE का ऑडिट है वो बेसिकली सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आपके जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, आया उन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो है वो मैच करता है या नहीं करता। उसको बेसिकली हम HSE ऑडिट का नाम देते हैं। अब ऑडिट एविडेंस क्या है? रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स और अदर इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटिव टू द ऑडिट क्राइटेरिया एंड वेरीफाइएबल। हर वो चीज़ जो आपकी रिकॉर्ड का हिस्सा है, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स हैं, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड है, तो वो आपके पास उसका जो है वो रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर HSE ऑडिट द ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स HSE assessment records, HSE monitoring and inspection records, HSE training records, production records, accident data, drills, management review records, etc। हर वो चीज़ जो आप हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी रिटन एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। और जब तक आपके पास वो रिटन एविडेंसेस नहीं होंगे आपका HSE ऑडिट भी नहीं हो सकता। तो उस ऑडिट के लिए आपके पास सबसे पहले जो है वो ऑडिट एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो अब है ऑडिट क्राइटेरिया, द सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर्स इन द एंड और रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट क्राइटेरिया आर यूज्ड एज अ रेफरेंस अगेंस्ट विच ऑडिट एविडेंस इज कंपेयर्ड। For HEC audit, the audit criteria as the HSE policies, procedures, regulations, guidelines, rules, etc. against which the HSE compliance is verified। अब बेसिकली समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि ऑडिट आप उस चीज़ का करेंगे कि जो चीज़ें आपने प्लान की थी और एक्चुअली आप जो कर रहे हैं उनका आपस में कंपैरिजन ही जो है वो बेसिकली आपका ऑडिट है। और ऑडिट बेसिकली आप करते ये हैं कि वो जो आपने प्लान किया था और जो आप एक्चुअल कर रहे हैं, देयर शुड बी सम कंप्लायंस इन इट, कि वो जो आप कर रहे हैं वो सारा एक जैसा ही होना चाहिए। फिर ऑडिट फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द कलेक्टेड
audit evidence against audit criteria. Audit findings can indicate either conformity or non-conformity with ऑडिट क्राइटेरिया और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो जो आपकी जो फाइंडिंग्स आएंगी उन फाइंडिंग से पता चलेगा या तो आप कन्फॉर्मेंस हैं या फिर आप नॉन कन्फॉर्मेंस हैं। तो उस ऑडिट के रिज़ल्ट से फिर आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑडिट स्कोप, द एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ एन ऑडिट। तो ऑडिट स्कोप जनरली इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल लोकेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस एज वेल एज द टाइम पीरियड कवर्ड। तो ऑडिट स्कोप की डेफिनेशन में बेसिकली आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपकी फ़िज़िकल लोकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यूनिट्स हैं, आपकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ या प्रोसेस चल रहे हैं वो है, और इसके साथ साथ जो टाइम आपने लिया है वो भी ऑडिट स्कोप में ही आता है। तो वाई डू वी ऑडिट? ऑडिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली इट्स एन एवेल्यूशन टूल, इट्स अ मॉनिटरिंग टूल, इट्स अ कलेक्टिव टूल। और इसकी जो है वो इवेलुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, सिस्टम्स प्रोग्राम, अ मॉनिटरिंग टूल, अ रेगुलरली मॉनिटर द IMS systems performance, और corrective tool है to identify what areas are deficient and what corrective actions is required। तो बेसिकली आपके 3 तरह से ऑडिट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो होती हैं। एक तो ये इवेल्यूशन के लिए यूज़ होता है, दूसरा फिर ये मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, और तीसरा फिर आप यहाँ से करेक्टिव टूल्स लेते हैं कि जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है और उसको जो है वो आपने कवर करना होता है। फिर यहाँ पे आपके पास है टाइप्स ऑफ ऑडिट। फर्स्ट पार्टी ऑडिट है, सेकंड पार्टी ऑडिट है, थर्ड पार्टी ऑडिट है, कंबाइंड ऑडिट है और जॉइंट ऑडिट है। द फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या है? द ऑडिटेड बाय internal auditing function of the company. Second audit of the supplier by customer. Third party audited by independent auditing agency. Combined IMS, that is simultaneous audit of quality, environment and occupational health and safety management systems. और फिर है आपके पास जॉइंट ऑडिट, दैट इज़ टू ऑडिटिंग एजेंसीज वर्किंग टुगेदर टू ऑडिट एंड ऑडिटी। तो इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है तो नहीं। फर्स्ट ऑडिट आपका ये है, फर्स्ट पार्टी ये है कि आप जब खुद करते हैं। सेकंड पार्टी ऑडिट ये है कि आपका कस्टमर आपके पास कोई ऑडिटर भेजता है। थर्ड पार्टी ये है कि आप थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं। कंबाइंड ये है कि जिसमें आपने अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सबको साथ लेके चलते हैं, जिसमें आपकी क्वालिटी भी है, एनवायरनमेंट भी है, हेल्थ भी है। और जॉइंट ऑडिट ये है कि आप दो या दो से ज़्यादा कंपनीज़ को कहते हैं कि जो आप हमारा ऑडिट करें, तो वो आपका जॉइंट ऑडिट कहलाता है। अब उसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट में आपका डेस्कटॉप ऑडिट, एडुकेसी, डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ हैं, आपकी कंप्लायंस एंड ऑन साइट ऑडिट है, प्री असेसमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशन ऑडिट है, सर्वेलियंस ऑडिट है। तो ये इनको एक नज़र देख लीजिएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ऑडिट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि बेसिकली 4 किस्म की रोल्स होते हैं। एक आपका क्लाइंट है, एक आपका ऑडिटर है, एक आप खुद हैं जिनका ऑडिट हो रहा है, और फिर आपका जो फोर्थ रोल है वो आपका टेक्निकल एक्सपर्ट का है। तो देर आर एक्चुअली 4 रोल्स। अब उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। एन ऑडिट इन्वॉल्व्स द क्लाइंट, अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वेस्ट द ऑडिट। ऑडिटर वो जो ऑडिट करता है, ऑडिटी हुज वर्क इज़ बीइंग एग्जामिन्ड, जिसका काम आप चेक कर रहे हैं वो ऑडिटी है। और क्लाइंट क्या है? अ क्लाइंट, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट द ऑडिट, द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइनिंग द ऑडिट स्कोप एंड क्राइटेरिया, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। तो नॉर्मली क्लाइंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑडिट आपने किसी डिपार्टमेंट का करना है तो वो ऑडिट ही कहलाएगा। जो कर रहा है वो आपका ऑडिटर होगा, और जिसने जो है वो आपका ऑडिट रिक्वेस्ट किया है वो आपका क्लाइंट कहलाता है। और फिर ये उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है ऑडिटर ऑडिट टीम की, कि ये ऑडिट टीम जो है वो है जो लोग ऑडिट परफॉर्म करते हैं। उसमें आपकी जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें ऑडिट प्लानिंग है, ऑडिट एग्जीक्यूशन है, ऑडिट की रिपोर्टिंग और ऑडिट फॉलोअप है। लीड ऑडिटर क्या होता है? अ लीड auditor is the head of audit team responsible for planning the audit, determining the audit schedule, determining the team size, assigning the workload of who will audit what areas, और फिर इन द एंड इन लोगों ने जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है।
फिर ऑडिटी है, ऑडिटी इज़ द पार्टी बीइंग ऑडिटेड, द ऑडिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर establishing a professional positive attitude about the audit among the members of the audited organization, participating in the audit, providing all relative materials and resources to the audit team, providing a response to the audit report, and correcting or resolving deficiencies cited by the audit team. ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटी की हैं। ये वो है जिसका एक्चुअली ऑडिट हो रहा है। तो जो रिपोर्ट्स हैं, जो डाटा है, जो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। फिर इसमें आ जाते हैं आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें आप ओपन माइंडेड हो सकते हैं, आप ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं, टेनेशियस हो सकते हैं, आप सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, एथिकल है, डिसाइसिव है, परसेप्टिव है, या आप फिर डिप्लोमेटिक हैं। तो उनकी डेफिनेशंस भी यहाँ पे आपके पास गिवन है, तो इसको देख लें एक नज़र। नॉलेज एंड कंपिटेंस की बात कर रहा है कि जनरल नॉलेज क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स, टूल्स एंड मेथड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बिजनेस प्रोसेसेस, साइट्स, लैंग्वेज ऑफ ऑडिटिंग, रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। अब इससे रिलेटेड स्पेसिफिक जो आपकी कंपिटेंसीज हैं, उसमें आपका आईएमएस मैनेजमेंट है, मेथड एंड टेक्निक्स इंक्लूडिंग आईएमएस टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड आईएमएस मैनेजमेंट टूल्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स एंड OHS hazards and risk operation including method of assessing aspects, hazards and risk, evaluating significance and measure to prevent pollution and minimize risk। तो बेसिकली ऑडिट में ये दो चीज़ें आपके साथ साथ चल रही होती हैं, एक आपका नॉलेज है और दूसरी आपकी जो है वो कॉम्पिटेंस है। फिर ऑडिट प्रोसेस है, इसके 4 स्टेप्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑडिट प्लानिंग है, ऑडिट परफॉर्मेंस है, फिर आप ऑडिट रिपोर्टिंग करते हैं और फिर आप उसका ऑडिट फॉलो अप भी करते हैं। तो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपका, जैसे हमने शुरू में बात भी की थी, कि फर्स्ट यू आर सपोज टू डिफाइन स्कोप, ऑब्जेक्टिव, क्राइटेरिया, और फिर आप इस्टेब्लिश करते हैं टीम को, फिर आप उस टीम को एक प्लान देते हैं, वो उसको कंडक्ट करते हैं और फिर उसकी एक जो है वो ऑडिट चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो आप प्लानिंग में ये कर रहे होते हैं, और जब आप वो प्लान कर लेते हैं तो फिर आपने उसको जो है वो कंडक्ट करना है, जिसका पर्पज़ ये है टू डिटरमिन द एडुकेसी ऑफ द आईएमएस सिस्टम। और रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रिव्यू करते हैं, और जब आप रिव्यू कर लेते हैं तो फिर आप चीज़ों को प्लान करते हैं टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये उस ऑडिट प्लान के चंद एक कंटेंट्स हैं, जिसमें ऑडिट टीम होगी, डेट होगा, आपकी ऑडिटी होंगे, ड्यूरेशन आएगा, टाइम आएगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। ये एक HSE का ऑडिट प्लान है हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो किया गया है ये बेसिकली ISO 9001, ISO 14001 और OHSAS जो है वो आपका 18001 पे जो है वो किया गया है। अब स्कोप इसका क्या है, कंपनी वाइड है। ऑडिटर कौन होगा, कौन कर रहा है ये दिस पर्सन दिस वुड बी परफॉर्मिंग, और 2 लोग हैं और ये दोनों यहाँ पे आएंगे। डेट यहाँ पे लिखी गई है, टाइम बताया गया है, जो जो आपने करना है वो बताया गया है। तो ये बेसिकली आपसे शेयर किया गया है एज ए सैम्पल, जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑडिट चेकलिस्ट आती है। ऑडिट प्रिपेयर्स द ऑडिट चेकलिस्ट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट रिव्यू इन द प्लानिंग फेज। ऑडिट चेकलिस्ट आर यूज्ड to serve as guide to ensure all the key requirements to keep data on track, to record audit evidence and ultimately for the evaluation of performance of auditors। तो इस तरह से आपका ये जब प्लानिंग फेज़ आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। और जब आप ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो देर आर एक्चुअली 3 स्टेजेस ऑफ योर ऑडिट परफॉर्मेंस, जिसमें आपकी ओपनिंग मीटिंग है, ऑडिट एग्जीक्यूशन है और फिर आपकी क्लोजिंग मीटिंग है। ओपनिंग मीटिंग में आप करते क्या हैं, फर्स्ट डे ऑन द साइट पार्ट ऑफ एन ऑडिट स्टार्ट्स विद एन ओपनिंग मीटिंग इन विच ऑडिटर एंड ऑडिटिव पर्सनल आर इंट्रोड्यूस्ड, द स्कोप ऑफ द ऑडिट इज रिव्यूड, ऑडिट प्लान इज वेरीफाइड, द ऑडिट टीम विल डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसेस, clarify the administrative matters and solicit the auditees input, logistics and the time of the closing meetings are determined। तो बेसिकली ओपनिंग मीटिंग में आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस तरह से करेंगे, और हम ये ऑडिट कब कंप्लीट करके फिर इसकी क्लोजिंग मीटिंग कब करेंगे। फिर आपका सेकंड स्टेज आती है ऑडिट एग्जीक्यूशन की, जहाँ पे आपने रिकॉर्ड्स को चेक करना है, इंटरव्यूज़ करने हैं, और वर्क एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है, और डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है। तो इन चारों चीज़ों को जब आप कर रहे होंगे तो एक्चुअली आप ऑडिट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
जब आप ऑडिट एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो फिर आप कंक्लूजन्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग एंड वेरीफाइंग ऑडिट एविडेंस की बेस पे एवेलुएटिंग अगेंस्ट ऑडिट क्राइटेरिया। फिर आपकी फाइंडिंग्स आ जाती हैं, उन फाइंडिंग्स को आप आफ्टर रिव्यूइंग आप फिर कंक्लूजन्स दे देते हैं, और जब आप कंक्लूजन दे देते हैं तो आपकी जो है वो आपका ऑडिट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हाउ ऑडिटर शुड एक्ट ड्यूरिंग एन ऑडिट। आप जब किसी जगह ऑडिट कर रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं। तो नंबर 1 सबसे टॉप पे, लिसन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर टॉकिंग। आपको लिसन एक्टिवली ऑब्जर्व करना है, नोट्स लेने हैं, क्वेश्चन करने हैं और क्लैरिफाई डिटेल्स हैं। और अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए यू शुड आस्क क्वेश्चन सो दैट कि आपके पास जो डिटेल्स हैं वो नीट एंड क्लीन और क्लियर हों। टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल ऑडिटर कि एस्टैब्लिश अ रेपो विद द इंटरव्यू। आपको पहले रेपो बनानी है। अवॉइड निट पिकिंग एंड जजमेंटल कमेंट्स अबाउट द इंडिविजुअल्स। अवॉइड प्लेसिंग ब्लेम और फॉल्ट्स फॉर प्रॉब्लम। रिलाई अपॉन ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी। आपको सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होना है, ओवरऑल बात करनी है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना है। फिर यूज़ रैंडम सैम्पलिंग। और रैंडम सैम्पलिंग से मुराद ये है कि आपने रैंडमली लोगों से जो है वो डाटा कलेक्ट करना है। ये बेसिकली आपकी सैम्पलिंग टेक्निक है। और रीविज़िट करें अगर आपको ज़रूरत पड़ती है दोबारा बाहर जाने की या वहाँ साइट विज़िट करने की तो लाजमी करें। डॉक्यूमेंट करें रिज़ल्ट्स को, नोट्स लें, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में करें। और अवॉइड सरप्राइजेस, कीप योर कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्म्ड। और ये छापे का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि आप इन्फॉर्म करके जाएं। फिर आ जाती है आपकी क्लोजिंग मीटिंग। द परफॉर्मेंस phase of an audit ends with the closing meeting or an exit interview where the lead auditor reports the audit team's findings and conclusions. Any outstanding diverging opinions between the audit team and the auditee are discussed and resolved. तो फिर आपके पास वहाँ पे जब आपकी क्लोजिंग मीटिंग आती है तो उस क्लोजिंग मीटिंग के एंड पे फिर आपने अपनी जो भी आपका जो डिस्कस किया हुआ होता है आपने अपने उस प्लान में आप वो सारा का सारा जो है वहाँ पे फिर डिस्कस कर लेते हैं। फिर नंबर 4 पे है आपका ऑडिट फॉलोअप, जहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशन की है प्रॉब्लम की, प्रपोज आपने किया है करेक्टिव एक्शन, फिर आप उस करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं। जब आप उसको फॉलोअप कर लेते हैं तो फिर आप फाइनली उसको क्लोज आउट कर देते हैं। ये है बेसिकली आपके 4 स्टेप्स ऑफ ऑडिट। और फिर आपके पास नंबर 5 है, लास्ट वन ऑफ दिस हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट रिपोर्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने ऑडिट कर लिया है तो अब आपने उस ऑडिट की रिपोर्ट भी बनानी है। अब उस रिपोर्ट में बेसिकली क्या है, 3 तरह से डायमेंशंस हैं, क्लाइंट होगा, ऑडिटी होगा और ऑडिट टीम होगी। और उस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव स्कोप की बात करनी है, टीम की बात करनी है, प्रैक्टिसेस की बात करनी है। तो दीज आर द बेसिकली लिस्ट ऑफ द एडिट और योर एडिट रिपोर्ट। और उसमें आप बताएंगे आप कहाँ कहाँ गए, कब गए, क्या किया, किन लोगों से पूछा, जो नॉन कन्फॉर्मिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपको मिस्टेक्स लग रही हैं, आप उनकी लिस्ट डाउन करेंगे और फिर अपना एंड पे कंक्लूजन दे देंगे। ऑडिट रिपोर्टिंग में फिर ऑडिट शुड आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट। एक आपकी एग्जाम्पलरी प्रैक्टिस है और नंबर 2 है आपके पास डेविएशन और फाइंडिंग। जो एग्जाम्पलरी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन दैट इज़ वेल अबव द एक्सपेक्टेड नॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। वो ये है कि कोई आपको एक ऐसी चीज़ नज़र आई है जो एग्जाम्पलरी है कि आपके स्टैंडर्ड्स कुछ थे और आप यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग अबव योर स्टैंडर्ड्स, तो फिर वो आपकी एग्जाम्पलरी प्रैक्टिस है। डिविएटेड है, या अगर आप डिविएशन से मुराद ये है कि आपके जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उन स्टैंडर्ड्स पे आप जो है वो नहीं कर रहे, उनको कंप्लाइंस नहीं है, आपने कहा कुछ है और कर कुछ ही रहे हैं, तो उसके लिए फिर उसको जो है वो आप यहाँ पे भी वो मेंशन करेंगे कि एनी नॉन कन्फॉर्मेंस और इन एडुकेसी विच रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मेंस टू बी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और लैक ऑफ द सिस्टम और कंट्रोल्स टू सेटिस्फाई अ कस्टमर और अ सिस्टम रिक्वायरमेंट, या फिर एनी नॉन कन्फॉर्मेंस टू द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट और इनएडिक्वेट प्रोसीजर विच कॉजेज द कन्फॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़ टू बी अननोन। तो वो जो सारी की सारी जो नॉन कन्फॉर्मेंस हैं वो भी आपने इस रिपोर्ट में लाजमी तौर पर लिखनी है। और फिर आपकी जो है वो नॉन कन्फॉर्मेंस की 3 क्लासिफिकेशंस हैं, क्रिटिकल है, मेजर है या माइनर है।
क्रिटिकल का मतलब ये है कि मैसिव प्रोडक्ट रिकॉल, थ्रेट्स और ऑफ इंजरीज और लॉस ऑफ लाइफ, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ है। उससे एक स्टेप लोअर जो है वो आपका मेजर है, जिसमें आपके सिस्टमेटिक एब्सेंस और ऑफ अ कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इन डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, या फिर अ नंबर ऑफ माइनर डेविएशंस फ्रॉम सेम एलिमेंट ऑफ IMS सिस्टम। और माइनर में ये है कि एन आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ अ लैप्स और स्लिपेज ऑन डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। और अगर ये बिल्कुल इसी तरह से ये है कि अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो माइनर है, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो मेजर है। और अगर उस एक्टिविटी से अगर किसी की जान का ख़तरा है या क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोडक्ट कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो फिर वो आपके लिए क्रिटिकल नॉन कन्फॉर्मेंस है। Non-conformity statement, examples of poor non-conformity statements, that is IMS objectives and targets were not defined, test equipments were not collaborated, emergency response procedures were missing, the procedure for monitoring of regulatory compliance was wrong। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं आपकी पुअर जो है वो नॉन कन्फॉर्मेंस की। और ये जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है फाइंडिंग की रिक्वायरमेंट की, तो वन ऑफ द क्रेन serial number this used for lifting of heavy machine parts in the workshop was not tested for 25% excess safety load as required by the factory rules 1978, thus violating the clause this one. The clause requires that the compliance against the regulatory requirement to be monitored on regular basis। तो बेसिकली आपकी एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कि आपने अगर कोई नॉन कन्फॉर्मेंस की वो स्टेटमेंट लिखनी है तो वो बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वो लिखा है, उन्होंने बताया है कि किस रूल के तहत आपने ये फाइंडिंग दी हैं, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और अब क्या करना चाहिए। ये है बेसिकली आपकी प्रॉपर नॉन कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट। और इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पे और दी गई है, आप इसको एक नज़र पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये चंद एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आपके पास करेक्टिव एक्शन प्रोसेस है, जिसमें उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपका ऑडिट रिव्यू होता है और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर आपका ऑडिट आगे चला जाएगा, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर आप वापस जो है वो दोबारा उसी चीज़ पे आ जाते हैं। तो इसको भी जो है वो देख लीजिएगा, एक नज़र आपको समझ आ जाएगी। तो और फिर आगे ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ही है, इसमें ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको बताई जाए। अब बेसिकली आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझ आ जाएँ कि ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग काम करते हैं और उनके ऑडिट जो है वो किस तरह से होते हैं। तो इसको देख लें, ये नोट्स जो हैं वो अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अदरवाइज़ ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही गई है, इट विल बी अपलोडेड इन द सिस्टम सो दैट एवरीबडी कैन सी। तो कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम वो क्वेश्चन ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।